क्या आप जानते हैं कि जिस विज्ञान ने आज हमारी दुनिया बदल दी है, उसकी जड़ें सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बल्कि भारत, चीन और अरब जगत तक फैली हैं? बिल्कुल, ये एक आम धारणा है कि सब कुछ यूरोप में ही शुरू हुआ, पर कहानी कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं वैश्विक है। नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईजीएनओ के पाठ्यक्रम से यूनिट 18 विज्ञान और इसके निहितार्थ यानी साइंस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इस पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, और ये यूनिट यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ जीएस पेपर 3 जहां साइंस एंड टेक सीधे तौर पर आता है, बल्कि निबंध और यहां तक कि नैतिकता मतलब जीएस 4 के लिए भी इसकी समझ जरूरी है। सही कहा। ये समझना कि आधुनिक विज्ञान कैसे उभरा, इसकी सोच कैसे विकसित हुई और इसने हमारे समाज को, हमारी दुनिया को कैसे शिकल दिया, आकार दिया, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का मकसद यही है कि इसके अंत तक श्रोता न केवल आधुनिक विज्ञान के उदय के ऐतिहासिक संदर्भ को समझें, बल्कि प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के विकास और समाज पर इसके कह सकते हैं गहरे प्रभावों को भी जान पाएं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम हर पहलू को विस्तार से देखें, कुछ भी अधूरा ना छोड़ें। तो चलिए यूनिट के पहले भाग 18.1 इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जी, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कैसे 1450 से 1700 ईस्वी के बीच का जो समय है यूरोप में, उसे अक्सर आधुनिक विज्ञान के उदय का काल माना जाता है। ये आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हाँ, और इसमें कुछ बड़े नामों का जिक्र आता है, जैसे फ्रांसिस बेकन, रेने डेस्कार्ट्स, निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गलीली और आइजैक न्यूटन। इन नामों को याद रखना जरूरी है। बेकन, डेस्कार्ट्स, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। बिल्कुल। और ये माना जाता है कि इनके कामों ने मानव आत्मा को एक तरह से धार्मिक हठधर्मिता या जो पुरानी सोच थी उससे मुक्त करने में मदद की। उन्होंने जांच की भावना, सवाल पूछने की भावना को प्रोत्साहित किया। मतलब पहले जो ज्ञान प्रणाली थी, जो ज्यादातर प्राचीन दार्शनिकों की शिक्षाओं पर आधारित थी, जैसे अरस्तु वगैरह, उसको चुनौती दी गई। हाँ, बिल्कुल। उस पुरानी प्रणाली की जगह एक नया विश्वास आया कि प्राकृतिक दुनिया का ज्ञान अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन और प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल किया जा सकता है, सिर्फ पुरानी किताबों या मान्यताओं पर निर्भर रहने की बजाय। अच्छा, तो प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन का महत्व बहुत बढ़ गया। जी हाँ, आधुनिक विज्ञान की एक बड़ी पहचान यही बनी कि इसने वास्तविकता की मौलिक धारणाओं को समझने के लिए, प्रकृति के नियमों को जानने के लिए बहुत सटीक तरीके से प्रयोग का इस्तेमाल किया। करके देखो और फिर मानो। विज्ञान के मामले में एशिया और इस्लामी दुनिया की उन्नत सभ्यताओं से पीछे था। सही बात है। भारत, चीन, अरब जगत में विज्ञान और तकनीक में काफी प्रगति हुई थी, जब यूरोप में, जिसे अंधकार युग भी कहते हैं कुछ लोग, वो दौर चल रहा था। लेकिन फिर भी आधुनिक विज्ञान की जो क्रांति हुई, उसकी शुरुआत यूरोप में ही हुई। और यहीं पर वो मशहूर सवाल आता है, जोसेफ नीदम का सवाल। जोसेफ नीदम, जिन्होंने चीन के विज्ञान पर बहुत काम किया। हाँ, नीदम का ये बड़ा सवाल था कि आधुनिक विज्ञान पश्चिम में ही क्यों विकसित हुआ। चीन जहां इतने आविष्कार हुए, इतनी प्रगति हुई, वहां क्यों नहीं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ये भी बताता है कि यूरोप में कुछ खास राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुए जिन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति में मदद की। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। आधुनिक विज्ञान का विकास क्रमिक विचारों की एक सतत प्रक्रिया थी। इसमें वैज्ञानिक की भूमिका, प्रयोगात्मक और देखे गए साक्ष्य, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड एविडेंस, और अनुभवाद यानी अनुभव पर आधारित ज्ञान, इन सब की भूमिका थी। तो इंट्रोडक्शन एक तरह से मंच तैयार करता है ना। ये बताता है कि इस यूनिट में हम आगे क्या देखने वाले हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में विकास कैसे हुआ, और फिर मानव जीवन पर, चाहे वो बौद्धिक हो या भौतिक, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सही। ये एक रोड मैप देता है पूरी यूनिट का। अब हम अगले भाग 18.2 आधुनिक विज्ञान का उद्भव, इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न साइंस पर आते हैं, जो शायद इस यूनिट का सबसे विस्तृत हिस्सा है। हाँ, और यहीं पर वो यूरो केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देने वाली बात आती है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जेम्स पॉस्केट की किताब होराइजन्स अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ साइंस का यहाँ खास तौर पर उल्लेख है। जी, पॉस्केट का तर्क है कि आधुनिक विज्ञान केवल यूरोपीय संस्कृति की उपज नहीं था। ये मानना कि बस कुछ यूरोपीय जीनियस थे
जिन्होंने सब कुछ सोच लिया। ये इतिहास का सरलीकरण है। सच ये है कि ये वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज का उत्पाद था। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं, जैसे कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, उनकी 1543 की किताब ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स। हाँ, उस किताब में कोपरनिकस ने खुद 5 मुस्लिम लेखकों का हवाला दिया है, जैसे थाबित इब्ने कुर्रा, अल-बितरूजी। ये नाम शायद आमतौर पर नहीं सुने जाते, पर कोपरनिकस इनके काम से वाकिफ थे। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने फारसी खगोल शास्त्री नासिर अल-दीन अल-तूसी द्वारा विकसित तूसी कपल गणितीय तकनीक का इस्तेमाल किया। ये तूसी कपल क्या चीज थी, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं। देखिए, तूसी कपल एक ज्यामितीय मॉडल है। आसान भाषा में कहें तो ये 2 जुड़े हुए वृत्तों का एक सिस्टम है, जिसमें एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त के अंदर घूमता है। इसका इस्तेमाल ग्रहों की गति को, खासकर रेखीय गति, लीनियर मोशन को वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन से उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता था। ये टॉलेमी के पुराने मॉडल की कुछ समस्याओं को हल करने में मददगार था। अच्छा, और कहा गया है कि कोपरनिकस ने अल-तूसी के 1261 के मेमोयर ऑन एस्ट्रोनॉमी से एक चित्र भी इस्तेमाल किया, बिना क्रेडिट दिए। ये तो थोड़ी हैरानी की बात है। हाँ, पॉस्केट जैसे इतिहासकार यही दिखाते हैं कि विचारों का प्रवाह कैसे होता था, और हमेशा स्रोत का उल्लेख हो ये जरूरी नहीं था। उस समय ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, अपनाया जाता था और आगे बढ़ता था। सिर्फ कोपरनिकस ही नहीं, न्यूटन के बारे में भी कहा गया है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर लिखते समय एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में किए गए प्रयोगों और अवलोकनों का हवाला दिया। जी, मतलब उनकी सोच सिर्फ कैम्ब्रिज तक सीमित नहीं थी, वो दुनिया भर से मिल रहे डेटा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह डार्विन ने विकास के प्रमाण इकट्ठा करते समय 16वीं सदी के एक चीनी विश्वकोश से भी परामर्श किया था। और आइंस्टाइन, उनका भी जिक्र है। हाँ, आइंस्टाइन ने क्वांटम यांत्रिकी के नए सांख्यिकीय विवरण विकसित करते समय भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिलकर काम किया। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और बोसॉन कण का नाम उन्हीं के सम्मान में है। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उसकी जड़ें कितनी फैली हुई थी। यूरोप अकेला नहीं था। बिल्कुल, और इसमें अन्य सभ्यताओं का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की बात करें तो ए सीजनबर्ग जैसे विद्वानों का निष्कर्ष है कि भारत प्राचीन दुनिया के ज्यामितीय और गणितीय ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत था। आइंस्टीन का वो प्रसिद्ध उद्धरण भी है ना, वी ओwe a lot to the ancient Indians, teaching us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. जी हाँ, बिल्कुल। हमें प्राचीन भारतीयों का बहुत ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज संभव नहीं हो पाती। ये दिखाता है कि शून्य, जीरो और दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम का आविष्कार कितना क्रांतिकारी था। ये भारत की देन है। और सिर्फ गणित ही नहीं, प्राचीन भारत में परमाणु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पर भी विचार हुआ था, कणाद जैसे ऋषियों के दर्शन में। सही। अब चीन की बात करें तो उनके 4 महान आविष्कार, कागज बनाना, छपाई, बारूद और कंपास, ये तो दुनिया जानती है। कागज और छपाई ने तो ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। इनके अलावा भी चीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। हाँ, जैसे धूमकेतु और सूर्य ग्रहण के पहले दर्ज अवलोकन चीन में मिलते हैं। उनकी पारंपरिक चीनी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, हर्बल दवाएं, ये आज भी प्रासंगिक हैं। और जोसेफ नीदम का काम तो है ही, जो चीन के वैज्ञानिक योगदान को दुनिया के सामने लाया। अब अरब जगत की बात करते हैं। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और यूरोप में एक तरह की गिरावट आई, उस दौरान अरब जगत में विज्ञान फल फूल रहा था, खासतौर पर खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में। उन्होंने प्राचीन ग्रीक ज्ञान जैसे अरस्तु, प्लेटो, यूक्लिड के कामों का अरबी में अनुवाद किया, उसे संरक्षित किया और उसमें अपना योगदान भी जोड़ा। आधुनिक बीजगणित की जड़ें भी वही हैं। जी हाँ, अल ख्वारिज़मी के काम से अलजेब्रा शब्द उन्हीं की किताब के नाम से आया है। इसी तरह प्रकाशिकी में इब्न अल-हैथम अल-हिज़न का काम बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने बाद में यूरोपीय वैज्ञानिकों को प्रभावित किया। तो पोस्केट का निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब से? होस्केट यही तर्क देते हैं कि आधुनिक विज्ञान सिर्फ यूरोप की देन नहीं, बल्कि यूरोप और दुनिया की अन्य महान सभ्यताओं के बीच सदियों से चले आ रहे ज्ञान के आदान प्रदान, विचारों के टकराव और संश्लेषण, सिंथेसिस का उत्पादक है। ये एक मिली-जुली वैश्विक विरासत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है जो हमें स्कूलों में शायद उतना नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन फिर वही सवाल कि अगर योगदान वैश्विक था
तो यूरोप ही इस वैज्ञानिक क्रांति का केंद्र क्यों बना? वो क्या खास बातें थीं यूरोप ने? हाँ, ये एक जटिल सवाल है और इसके कई कारण गिनाए जाते हैं। एक तो थी राजनीतिक स्थिरता के कुछ दौर, खासकर उन इलाकों में जहां ये गतिविधियां हो रही थी। दूसरा, एक खास तरह का बौद्धिक वातावरण बन रहा था। कैसा बौद्धिक वातावरण? इसमें कई चीजें शामिल थीं, जैसे ग्रीको रोमन विचारों की पुनर्खोज, जो पुनर्जागरण रेनेसा का हिस्सा थी, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयों का जन्म, जहां धीरे धीरे तर्क और बहस की संस्कृति विकसित हुई, और पुनर्जागरण ने खुद कला साहित्य के साथ साथ दुनिया को देखने के नजरिए में भी बदलाव लाया। एक और बात कही जाती है कि लिखित प्राचीन ग्रंथों पर आंख मूंदकर भरोसा करने की बजाय अवलोकन, ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। बिल्कुल, देखकर मानो वाली बात, और साथ ही प्रयोग करने की इच्छा भी बढ़ी। ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चीजों को करके देखने, टेस्ट करने का चलन बढ़ा। भौगोलिक अन्वेषण का भी इसमें हाथ था। हाँ, जब यूरोपीय नाविक दुनिया के नए हिस्सों में पहुंचे तो उन्हें नए पौधे, जानवर, संस्कृतियां मिली। इससे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जीव विज्ञान, जूलॉजी जैसे विषयों में सीधे अवलोकन और अध्ययन का एक विशाल नया खजाना खुल गया। पुरानी यूरोपीय किताबों में तो इन चीजों का जिक्र तक नहीं था। और शायद पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने का साहस भी बढ़ा, जैसे अरस्तुवादी मानदंड या चर्च का अधिकार। जी, एक तरह की जांच की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पनपी। लोग स्थापित सत्ताओं से सवाल पूछने लगे। इसमें प्रोटेस्टेंट सुधार, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, जिसकी शुरुआत मार्टिन लूथर ने 1517 में की, मार्टिन लूथर 1517, हाँ। और फिर उसके जवाब में हुए काउंटर रिफॉर्मेशन, इन दोनों ने भी परोक्ष रूप से मदद की। वो कैसे? क्योंकि इन धार्मिक आंदोलनों ने चर्च के एक छत्र प्रभुत्व को चुनौती दी। भले ही वो खुद वैज्ञानिक क्रांति के समर्थक नहीं थे, पर उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना थोड़ा संभव हुआ। चर्च के बाहर भी सोचने की जगह बनी। प्राचीन ग्रीक विद्वानों के अनुवादित कार्यों की उपलब्धता ने भी भूमिका निभाई होगी। हाँ, प्लेटो, यूक्लिड, आर्किमिडीज जैसे गणितज्ञों और दार्शनिकों के काम जब अनुवाद होकर यूरोप में उपलब्ध हुए तो उन्होंने भी एक बौद्धिक उत्तेजना पैदा की, गणितीय सोच को बल मिला। तो ये सब वो कारक थे जिन्होंने यूरोप में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां नए वैज्ञानिक विचार पनप सकें और तेजी से फैल सकें। बिल्कुल, और इसी उर्वर भूमि पर वो महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। अब हम उनमें से कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों और उनके योगदानों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस, 1473 to 1453, पोलैंड के खगोल शास्त्री। हाँ, कोपरनिकस, उनका काम क्रांतिकारी था। उस समय तक टॉलेमी का भूकेंद्रित मॉडल ही मान्य था, मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज, चांद, तारे सब उसके चक्कर लगाते हैं। ये सदियों से चला आ रहा था। कोपरनिकस ने इसे चुनौती दी। जी, उन्होंने भौतिकी और गणित के आधार पर एक नया मॉडल पेश किया, सूर्य केंद्रित मॉडल, हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। हीलियोसेंट्रिक सिस्टम यानी सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ये तो उस समय की सोच के एकदम उलट था। जैसे कोई कह दे कि हम एक विशाल हिंडोले पर बैठे हैं जो सूरज के चारों ओर घूम रहा है। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त क्रांतिकारी विचार था। इसने ब्रह्मांड में मनुष्य और पृथ्वी की जगह को ही बदल दिया। हालांकि कोपरनिकस ने अपनी किताब अपने जीवन के अंत में प्रकाशित करवाई, शायद विवादों से बचने के लिए, लेकिन उनके काम ने गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों के लिए रास्ता खोल दिया। इसके बाद नाम आता है फ्रांसिस बेकन, 1561 to 1626 का, जो इंग्लैंड के थे। बेकन एक दार्शनिक और राजनेता थे, वैज्ञानिक कम, लेकिन विज्ञान के लिए उनका योगदान सोच के स्तर पर बहुत बड़ा था। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड पर जोर दिया। वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड, इसका क्या मतलब था उनके लिए? उनका कहना था कि ज्ञान सिर्फ तर्क वितर्क या पुरानी मान्यताओं से नहीं आता। ज्ञान आता है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड की वकालत की। इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, ये क्या है? आगमन विधि का मतलब है कि आप पहले विशिष्ट चीजों का अवलोकन करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उन अवलोकनों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत, हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उस सिद्धांत को और प्रयोगों से परखते हैं।
ये अरस्तु की निगमन विधि डिडक्टिव मेथड से अलग थी, जिसमें सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। तो एक तरह से बेकन कह रहे थे, सोचो मत, करके देखो। पहले देखो फिर सोचो। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्होंने अरस्तु के पुराने प्राकृतिक दर्शन की कड़ी आलोचना की और कहा कि विज्ञान का लक्ष्य प्रकृति को समझना ही नहीं, बल्कि उस पर मानव शक्ति और नियंत्रण स्थापित करना भी होना चाहिए, ताकि मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सके। उनके विचारों ने यांत्रिक दर्शन, मैकेनिकल फिलॉसफी के विकास में भी योगदान दिया, जो दुनिया को एक मशीन की तरह देखता है। अगला बड़ा नाम गैलीलियो गैलीली, 1564-1642, इटली से। गैलीलियो एक सच्चे प्रयोगकर्ता और खगोल शास्त्री। उन्होंने गति के नियमों की जांच की और दूरबीन टेलीस्कोप में महत्वपूर्ण सुधार किए। कहानी है कि उन्होंने डच आविष्कार के बारे में सुना और फिर खुद उससे कहीं बेहतर दूरबीन बना ली। और उस दूरबीन से उन्होंने क्या देखा? उन्होंने आसमान में वो चीजें देखीं जो पहले किसी ने नहीं देखी थीं। उन्होंने चांद पर पहाड़ और गड्ढे देखे, बृहस्पति के 4 चांद खोजे, शुक्र ग्रह की कलाएं देखीं, मिल्की वे को अलग अलग तारों के समूह के रूप में देखा। ये सब अवलोकन कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थन करते थे। तो उन्होंने सबूतों के आधार पर साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जी हाँ, उन्होंने खुले तौर पर कोपरनिकस का समर्थन किया और यहीं से उनका चर्च के साथ टकराव शुरू हुआ। हाँ, ये एक दुखद कहानी है। चर्च ने उनके विचारों को धर्म विरोधी माना, उन पर मुकदमा चला और उन्हें अपने विचारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें बाकी जीवन घर में नजरबंद रहना पड़ा। बिल्कुल, ये विज्ञान और सत्ता के बीच टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन गैलीलियो का योगदान सिर्फ खगोल विज्ञान में नहीं था। उन्हें आधुनिक यांत्रिकी, मैकेनिक्स और प्रायोगिक भौतिकी, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का भी संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ऑन मैकेनिक्स नाम का ग्रंथ भी लिखा और पेंडुलम घड़ी का डिजाइन भी तैयार किया था। हाँ, और उन्होंने अरिस्तु के भौतिकी को भी चुनौती दी। अरिस्तु का मानना था कि भारी चीजें हल्की चीजों से तेज गिरती हैं। गैलीलियो ने तर्क दिया और कहा जाता है कि पीसा की झुकी मीनार से प्रयोग करके दिखाया, हालांकि इस पर विवाद है, कि निर्वात में सभी वस्तुएं, चाहे भारी हों या हल्की, समान दर से गिरती हैं। जैसे अगर हवा न हो तो एक पंख और एक पत्थर एक साथ जमीन पर गिरेंगे। बिल्कुल यही। ये भी एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने सदियों पुरानी मान्यता को तोड़ा। गैलीलियो ने प्रयोग और गणितीय विश्लेषण को भौतिकी का आधार बनाया। गैलीलियो के समकालीन थे जोहान्स केपलर, 1571-1630, जर्मनी से। केपलर एक और महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। उन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए, जिन्हें केपलर के नियम, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है। ये नियम आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों नियम क्या हैं, सरल भाषा में? पहला नियम कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार, सर्कुलर नहीं, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल कक्षाओं में घूमते हैं, और सूर्य उस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। तो ग्रहों की कक्षाएं गोल नहीं, अंडाकार होती हैं। अच्छा, गोल नहीं, अंडाकार। दूसरा नियम? दूसरा नियम है क्षेत्रों का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। ये कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे आप पिज्जा स्लाइस की तरह सोच सकते हैं। अगर आप ग्रह की कक्षा को समय के बराबर हिस्सों में काटें तो हर स्लाइस का एरिया बराबर होगा। इसका मतलब है कि ग्रह जब सूर्य के करीब होता है तो तेजी से चलता है, और जब दूर होता है तो धीरे चलता है। दिलचस्प। और तीसरा नियम? अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस ए के बीच एक गणितीय संबंध बताता है, T² प्रोपोर्शनल टू A³। मतलब ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, और ये संबंध सटीक गणितीय है। तो केपलर ने ग्रहों की गति को गणितीय रूप से बांध दिया और ये धारणा खारिज कर दी कि कक्षाएं परफेक्ट यानी वृत्ताकार ही होनी चाहिए। बिल्कुल। उनका काम अनुभवजन्य डेटा, ऑब्जर्वेशनल डेटा, खासकर टाइको ब्राहे के सटीक अवलोकनों पर आधारित था। केपलर के नियमों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए गणितीय आधार तैयार किया। और अब आते हैं उस महानायक पर जिनके बिना आधुनिक भौतिकी की कल्पना नहीं की जा सकती, आइजैक न्यूटन, 1642-1727, इंग्लैंड से। न्यूटन निस्संदेह महानतम भौतिकविदों और गणितज्ञों में से एक। उनका सबसे प्रसिद्ध काम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो सेब वाली कहानी सच है क्या, कि सेब को गिरते देखो ने गुरुत्वाकर्षण का विचार आया? कहानी शायद थोड़ी सरलीकृत है, लेकिन हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने सोचा कि सेब
हमेशा सीधे नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या टेढ़ा क्यों नहीं जाता? और फिर उन्होंने सोचा कि क्या वही बल जो सेब को जमीन पर खींच रहा है, चंद्रमा को भी पृथ्वी की ओर खींच रहा है, उसे उसकी कक्षा में बनाए रख रहा है? और इसी सोच से सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम निकला। हाँ, उनका क्रांतिकारी विचार यह था कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल बल है जो हर उस वस्तु पर लागू होता है जिसमें द्रव्यमान मास है। वही बल जो हमें जमीन पर रखता है, वही ग्रहों को सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर उनकी कक्षाओं में रखता है। ये तो कमाल की सोच थी, एकदम एकीकृत यूनिफाइड दृष्टिकोण। बिल्कुल। उन्होंने अपने इन विचारों को अपनी महान कृति फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे आमतौर पर प्रिंसिपिया कहा जाता है, में 1687 में प्रकाशित किया। ये विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। प्रिंसिपिया में उन्होंने गति के 3 नियम भी दिए। जी हाँ, न्यूटन के गति के 3 नियम। पहला नियम है जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। दूसरा नियम बताता है कि बल, फोर्स, द्रव्यमान, मास और त्वरण, एक्सेलरेशन के बीच क्या संबंध है। F = ma, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा त्वरण, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना कम त्वरण उसी बल के लिए। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप दीवार पर धक्का मारते हैं तो दीवार भी आप पर उतना ही धक्का विपरीत दिशा में मारती है। इन 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियम ने तो भौतिकी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल। न्यूटन ने इन सिद्धांतों का उपयोग करके केपलर के ग्रहों की गति के नियमों की गणितीय रूप से गणना की और दिखाया कि वे गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही निकलते हैं। उनका काम इतना प्रभावशाली था कि सदियों तक भौतिक ब्रह्मांड की हमारी समझ पर न्यूटन के नियमों का ही दबदबा रहा। क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव उन्होंने ही रखी। तो संक्षेप में कहें तो 18.2 हमें बताता है कि आधुनिक विज्ञान का उदय एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें वैश्विक योगदान था, लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और एक खास बौद्धिक माहौल ने इसे फलने फूलने का अवसर दिया। कोपरनिकस, बेकन, गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी विचार दिए जिन्होंने हमारी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। सही कहा। इन विकासों ने वैज्ञानिक ज्ञान में नए मोर्चे खोले और अगले खंड 18.3 में हम देखेंगे कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कैसे विकसित हुईं। ठीक है, तो अब चलते हैं 18.3, आधुनिक विज्ञान में विकास, डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न साइंस। यहाँ बात होती है कि विज्ञान कैसे और ज्यादा व्यवस्थित हुआ, कैसे अलग-अलग विषय बने। जी, 19वीं शताब्दी आते आते विज्ञान धीरे धीरे एक शौकिया खोजबीन से आगे बढ़कर एक पेशे, प्रोफेशन के रूप में उभरने लगा। लोग पूरी तरह से वैज्ञानिक शोध में अपना करियर बनाने लगे और इसी के साथ आज हम जिन वैज्ञानिक विषयों को जानते हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान वगैरह, उनका वर्तमान सीमांकन या बंटवारा विकसित हुआ। यहाँ जॉन हेनरी का एक उदाहरण भी है जो कहता है कि विज्ञान का इतिहास सिर्फ बड़े बड़े विचारों का इतिहास नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान के अभ्यास, प्रैक्टिस और उसके सामाजिक संदर्भ को भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसने क्या सोचा, बल्कि ये भी कि विज्ञान किया कैसे जाता था, किन उपकरणों से, किन संस्थानों में, किस सामाजिक माहौल में, ये सब महत्वपूर्ण है। और वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड और ज्यादा परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड होती गई। हाँ, परिकल्पनाएं बनाना, फिर उन परिकल्पनाओं का प्रयोगों के जरिए परीक्षण करना, सत्यापन योग्य तथ्य इकट्ठा करना और फिर उन तथ्यों के आधार पर सैद्धांतिक तर्क विकसित करना, ये प्रक्रिया और मजबूत हुई। विषयों का उदय कैसे हुआ? मतलब भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अलग अलग कैसे बने? ये विशेषज्ञता के बढ़ने से जुड़ा था। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, किसी एक व्यक्ति के लिए सब कुछ जानना मुश्किल होता गया, तो लोग किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने लगे। विश्वविद्यालय प्रणाली ने भी इसमें भूमिका निभाई, अलग अलग विभागों की स्थापना हुई। पहले के जो प्राकृतिक दार्शनिक होते थे, वो तो लगभग हर चीज पर विचार करते थे। वो एक तरह का विश्वकोशीय दृष्टिकोण था, लेकिन धीरे धीरे विशेषज्ञता हावी होती गई।
हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाद में खासकर 20वीं सदी में अंतःविषय अनुसंधान इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का महत्व फिर से बढ़ा, जहां अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं। चलिए अब कुछ प्रमुख विषयों के उद्भव पर बात करते हैं। सबसे पहले गणित। हाँ, मैथमेटिक्स। गणित को तो विज्ञान की भाषा कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के विकास में इसकी भूमिका केंद्रीय थी। ये न सिर्फ प्रकृति के नियमों को सटीक रूप से व्यक्त करने का जरिया बना, बल्कि डेटा का विश्लेषण करने, मॉडल बनाने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए। ज्यामिति, ज्योमेट्री, बीजगणित, अलजेब्रा और खासकर न्यूटन और लाइबनिज द्वारा विकसित कैलकुलस, इनका भौतिकी और अन्य विज्ञानों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। कैलकुलस में गति, परिवर्तन और असीमता जैसी अवधारणाओं को समझने और उनके साथ काम करने का एक शक्तिशाली तरीका दिया। गणित के बिना आधुनिक विज्ञान की कल्पना करना मुश्किल है। अब आते हैं भौतिकी पर। भौतिकी, जो निर्जीव पदार्थ, ऊर्जा और उनके अंतर क्रियाओं का अध्ययन करती है। ये प्राकृतिक दर्शन से विकसित हुई, जैसा हमने न्यूटन के काम में देखा। धीरे धीरे ये यांत्रिक दर्शन और फिर प्रायोगिक दर्शन की ओर बढ़ी, जहां प्रयोगों पर बहुत जोर था। यहाँ सिलिमिन का एक उदाहरण है जो सामान्य भौतिकी जैसे यांत्रिकी और विशेष भौतिकी जैसे गर्मी, प्रकाश, बिजली के बीच तालमेल बिठाने की बात करता है। हाँ, 19वीं सदी में भौतिकी के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकत्व में काफी प्रगति हुई। इनमें पद्धतिगत परिष्कार आया, गणित का ज्यादा इस्तेमाल, बेहतर प्रयोग डिजाइन और ऊर्जा संरक्षण जैसे एकीकृत सिद्धांत उभरे, जिसने दिखाया कि ऊर्जा के विभिन्न रूप एक दूसरे में बदल सकते हैं, लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला विषय है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान जो पदार्थ, मैटर, उसके गुणों, उसकी संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ये एक उचित विज्ञान के रूप में 18वीं शताब्दी में उभरा। इसमें किन वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण था? एंटोनी लवोजियर को अक्सर आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने दहन की प्रक्रिया को समझाया और दिखाया कि हवा कई गैसों का मिश्रण है। उन्होंने रासायनिक प्रयोगों में सटीक माप, मेजरमेंट के महत्व पर जोर दिया। जोसेफ प्रीस्टली ने ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई महत्वपूर्ण गैसों की खोज की। ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टली ने की, ये याद रखना चाहिए। और रॉबर्ट बॉयल, उनका भी नाम आता है। हाँ, रॉबर्ट बॉयल 1627 to 1691 ने अपनी किताब द स्केप्टिकल चाइमिस्ट, जो 1661 में आई, द स्केप्टिकल चाइमिस्ट 1661 में पुरानी कीमियागिरी, एल्केमी और अरस्तुवादी तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि की मान्यताओं की आलोचना की। उन्होंने तत्वों की आधुनिक अवधारणा की ओर इशारा किया और प्रयोगों पर आधारित रसायन विज्ञान की वकालत की। बॉयल का नियम गैसों के व्यवहार से संबंधित है। तो रसायन विज्ञान में भी अवलोकन और सिद्धांत के बीच का संबंध मजबूत हुआ। बिल्कुल। प्रयोगों से प्राप्त डेटा के आधार पर सिद्धांत बनाए गए और फिर उन सिद्धांतों से नए प्रयोगों की दिशा मिली। अब आते हैं जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान यानी जीवित जीवों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन। इसमें उनकी संरचना, स्ट्रक्चर, कार्य, फंक्शन, वृद्धि, ग्रोथ, उत्पत्ति, ओरिजिन, विकास, इवोल्यूशन और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन सब शामिल है। ये एक अलग एकीकृत शाखा के रूप में 19वीं सदी में उभरा। और इसमें सबसे बड़ा नाम शायद चार्ल्स डार्विन का है। निश्चित रूप से चार्ल्स डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत से जीव विज्ञान में क्रांति ला दी। उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 ने प्रस्तावित किया कि प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं और इसका मुख्य तंत्र है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन में क्या अंतर है? कृत्रिम चयन वो है जो मनुष्य करता है, जैसे किसान अच्छी फसल वाली किस्मों को चुनते हैं या पशुपालक बेहतर नस्ल के जानवरों को चुनते हैं। प्राकृतिक चयन प्रकृति करती है। जो जीव अपने पर्यावरण में बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है और वो अपने लाभकारी गुण अगली पीढ़ी को देते हैं। लाखों वर्षों में इस प्रक्रिया से नई प्रजातियां बन सकती हैं। डार्विन के सिद्धांत ने तो धार्मिक मान्यताओं को भी बड़ी चुनौती दी। हाँ, खासकर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। लेकिन इसने जीव विज्ञान को एक ऐतिहासिक और व्याख्यात्मक ढांचा प्रदान किया। पहले जीव विज्ञान ज्यादातर वर्णनात्मक था, पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करना। डार्विन के बाद ये समझने पर जोर बढ़ा कि जीवन क्यों और कैसे विकसित हुआ। और जीव विज्ञान का दायरा भी बढ़ा। जी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी फिजियोलॉजी से आगे बढ़कर कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, अनुवंशिकी, जेनेटिक्स,
पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जैसे नए क्षेत्र उभरे। इसका प्रभाव चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर बहुत गहरा पड़ा है। इन विषयों के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक संस्थाओं का भी विकास हुआ। हाँ, वैज्ञानिक सोसाइटीज का उदय बहुत महत्वपूर्ण था। ये वो मंच थे जहां वैज्ञानिक मिल सकते थे, अपने विचारों और प्रयोगों के परिणामों को साझा कर सकते थे और एक दूसरे के काम की समीक्षा, पीयर व्यू कर सकते थे। कुछ उदाहरण? सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसकी स्थापना 1662 में हुई। फिर पेरिस एकेडमी 1666 में, बर्लिन एकेडमी 1700 में, सेंट पीटर्सबर्ग 1724 में और स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज 1739 में। ये तारीखें याद रखना अच्छा है। रॉयल सोसाइटी 1662, पेरिस एकेडमी 1666। इन सोसाइटियों ने क्या भूमिका निभाई? इन्होंने अनुसंधान को बढ़ावा दिया, सहयोग को प्रोत्साहित किया और वैज्ञानिक पत्रिकाओं, साइंटिफिक जर्नल्स के प्रकाशन की शुरुआत की, जिससे ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। बाद में जैसे जैसे विशेषज्ञता बढ़ी तो विषय आधारित सोसाइटीज भी बनने लगीं, जैसे केमिकल सोसाइटी या फिजिकल सोसाइटी, और विश्वविद्यालय धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख केंद्र बन गए। तो 18.3 हमें दिखाता है कि कैसे विज्ञान धीरे धीरे अलग अलग विषयों में बटा, ज्यादा व्यवस्थित हुआ और कैसे वैज्ञानिक समुदाय संस्थागत रूप से मजबूत हुआ। बिल्कुल, और इन सभी विकासों ने दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया। अब हम अगले भाग 18.4 में देखेंगे कि इन वैज्ञानिक विकासों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या निहितार्थ हुए। ठीक है। सेक्शन 18.4 समाज पर आधुनिक विज्ञान की निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न साइंस ऑन सोसाइटी। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, बौद्धिक जीवन पर प्रभाव और भौतिक जीवन पर प्रभाव। पहले बौद्धिक जीवन की बात करते हैं। जी, आधुनिक विज्ञान का सबसे गहरा और शायद सबसे पहला प्रभाव लोगों की सोच पर पड़ा। इसने तर्कसंगत विचार, रैशनल थॉट और वैज्ञानिक भावना, साइंटिफिक स्पिरिट के विकास को बढ़ावा दिया। कैसे? क्योंकि विज्ञान ने दिखाया कि दुनिया को समझा जा सकता है, इसके नियमों को जाना जा सकता है, अवलोकन, प्रयोग और तर्क के जरिए। इसने धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक सत्ताओं पर सवाल उठाने का साहस दिया। अगर पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, अगर न्यूटन के नियम प्रकृति को चलाते हैं, तो पुरानी व्याख्याओं का क्या? इसी से ज्ञानोदय की नींव पड़ी। ज्ञानोदय यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट। हाँ, बिल्कुल। ज्ञानोदय 18वीं सदी का एक प्रमुख बौद्धिक आंदोलन था, जिसका केंद्र यूरोप था। इसमें कारण को ज्ञान और अधिकार का प्राथमिक स्रोत माना गया। अनुभववाद यानी अनुभव और अवलोकन से ज्ञान प्राप्त करना, और तर्कसंगत विचार को बहुत महत्व दिया गया। प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध की धारणा भी बदली होगी। हाँ, पहले मनुष्य को अक्सर प्रकृति की शक्तियों के आगे असहाय माना जाता था, या फिर सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर। विज्ञान ने दिखाया कि प्रकृति के नियमों को समझकर मनुष्य प्रकृति को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। वैज्ञानिक पद्धति ने सदियों से चले आ रहे स्वीकृत मूल्यों और अंधविश्वासों को चुनौती दी। इसमें कुछ प्रमुख विचारकों का भी जिक्र है, जैसे रेने डेकार्टेस, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था। उनकी 1637 की पुस्तक डिस्कोर्स ऑन मेथड, डिस्कोर्स डे ला मेथड, 1637 डिस्कोर्स ऑन मेथड बहुत प्रभावशाली थी। उन्होंने निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथोडिकल अप्रोच पर जोर दिया। उनका प्रसिद्ध कथन है, कॉगिटो एर्गो सुम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उनका मुख्य संदेश क्या था? उन्होंने संदेहवाद से शुरुआत की। हर चीज पर संदेह करो जब तक कि उसे तर्क से सिद्ध न किया जा सके। उन्होंने कारण, रीजन और मन की क्षमता पर अत्यधिक जोर दिया। उनका मानना था कि व्यवस्थित जांच, सिस्टमैटिक इंक्वायरी के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। इन विचारों का लोगों के विश्वासों पर क्या असर पड़ा? धीरे धीरे जादू टोना, अंधविश्वास और चर्च के कुछ रूढ़िवादी विचारों में गिरावट आई। गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने खुद अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया था। तर्क को महत्व देने से एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे कारण का युग, एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इसने मानवतावाद, व्यक्तिवाद और अन्वेषण की भावना को बढ़ावा दिया। और इसका असर राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर भी पड़ा। जाहिर तौर पर, अगर मनुष्य तर्कसंगत है, अगर वो प्रकृति को समझ सकता है, तो समाज और राजनीति को भी तर्क के आधार पर क्यों नहीं व्यवस्थित किया जा सकता। यहीं से नए राजनीतिक और सामाजिक विचारों का उदय हुआ।
जैसे जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट में सरकार की लेजिटिमेसी को लोगों की सहमति पर आधारित बताया। उन्होंने चर्च और राज्य के पृथक्करण की बात की और कहा कि मनुष्यों के कुछ जन्मजात अधिकार, इनेट राइट्स होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जिन्हें कोई सरकार छीन नहीं सकती। उन्होंने माना कि कारण से ही मनुष्य संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की। हाँ, हॉब्स का मानना था कि समाज का आधार एक अनुबंध है जिसमें लोग अपनी कुछ स्वतंत्रताएं छोड़ते हैं ताकि राज्य उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके, जिससे व्यक्तिगत खुशी संभव हो सके। डेनिस डिडरॉट ने कारण को सदाचार से जोड़ा। और जीन जैक्स रूसो का विचार था कि मनुष्य स्वतंत्र और तर्कसंगत पैदा हुआ है, लेकिन समाज उसे जंजीरों में जकड़ देता है। उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत दिया कि अंतिम सत्ता लोगों में निहित होनी चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी प्रसिद्ध रचना है। इन विचारों का वास्तविक दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत गहरा प्रभाव। इन विचारों ने अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन को वैचारिक आधार प्रदान किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और लोगों के अधिकार जैसे नारे इन्हीं विचारों से निकले थे। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में कई सुधार आंदोलन हुए जो इन विचारों से प्रेरित थे। तो धर्मनिरपेक्ष विज्ञान ने जांच और खोज को प्रेरित किया और इसने बदले में राजनीतिक और सामाजिक सोच को भी बदल दिया। हाँ, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, जो पुनर्जागरण और प्रोटेस्टेंट सुधार से भी जुड़ा था और जिसे वैज्ञानिक खोजों ने और बल दिया, उसने 19वीं सदी की स्वतंत्रता, लिबर्टी और उदारवाद की विचारधाराओं को जन्म दिया। तो विज्ञान का प्रभाव सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहा, उसने पूरे समाज की सोच और संरचना को प्रभावित किया। ये तो हुआ बौद्धिक जीवन पर प्रभाव। अब बात करते हैं भौतिक जीवन, मटीरियल लाइफ पर विज्ञान के प्रभाव की। ये शायद वो प्रभाव है जो हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आधुनिक विज्ञान और उस पर आधारित प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ने हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। कैसे? कुछ उदाहरण। बिजली का आविष्कार और उपयोग सोचिए। रोशनी, पंखे, मशीनें, कंप्यूटर, सब कुछ। यांत्रिक विज्ञान ने उद्योगों में क्रांति ला दी। कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चरल साइंस ने भोजन उत्पादन बढ़ाया, जिससे बढ़ती आबादी का पेट भरना संभव हुआ। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस ने बीमारियों को समझना, उनका इलाज करना और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना संभव किया है। टीके, एंटीबायोटिक, सर्जरी, ये सब विज्ञान की देन है। संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को छोटा कर दिया है। फोन, इंटरनेट। बिल्कुल। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर इतने निर्भर हैं कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। लगातार नए उपकरण आ रहे हैं, नई खोजें हो रही हैं। विज्ञान आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रा भी विज्ञान के कारण ही संभव हुई है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? विज्ञान का हमेशा अच्छा ही उपयोग नहीं हुआ भी। जहाँ इसने जीवन बचाया है, वहीं परमाणु बम, एटॉमिक बम और रासायनिक हथियार, केमिकल वेपन्स जैसे विनाश के साधन भी इसी ने दिए हैं। ये गंभीर नैतिक दुविधा है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, भुखमरी और बीमारी उन्मूलन जैसे सकारात्मक कामों के लिए हो। यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामाकृष्णन का एक उदाहरण भी दिया गया है जो इस बात को और स्पष्ट करता है। हाँ, वेंकी रामाकृष्णन कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। पहली कि मौलिक विज्ञान यानी सिर्फ ज्ञान के लिए की जाने वाली खोज और प्रौद्योगिकी यानी उस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग, ये दोनों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। अक्सर एक से दूसरे का विकास होता है। दूसरी बात और तीसरी बात कि डीएनए की संरचना जैसी बड़ी खोजें भी अचानक नहीं होती। वो पिछले वैज्ञानिकों जैसे डार्विन या मेंडल के काम पर आधारित होती हैं और फिर ये खोजें भविष्य के लिए रास्ते खोलती हैं, जैसे मानव जीनोम परियोजना। और विज्ञान जीवन को कैसे बदलता है? रामकृष्ण कहते हैं कि विज्ञान ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को बदला है। हम ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन विज्ञान का उपयोग कैसे होता है, ये अक्सर सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। विज्ञान खुद में अच्छा या बुरा नहीं है, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। उनका अंतिम संदेश क्या है? कि विज्ञान के इस रोमांच में, इस उत्साह में हम सबको शामिल होना चाहिए। आम लोगों को भी वैज्ञानिक मुद्दों को समझने और उनसे जुड़े निर्णयों में भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं है,
बहुत ही प्रासंगिक बात है, खासकर आज के समय में जब विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को छू रहे हैं। बिल्कुल। तो ये था सेक्शन 18.4 जिसने हमें विज्ञान के बौद्धिक और भौतिक प्रभावों से अवगत कराया। अब हम आते हैं यूनिट के अंत में 18.5 सारांश समरी पर। एक बार मुख्य बातों को दोहरा लेते जी। हैं। तो हमने देखा कि आधुनिक विज्ञान का उद्भव एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें वैश्विक आदान प्रदान और यूरोप का एक विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ दोनों की भूमिका थी। हमने कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों और उनके क्रांतिकारी विचारों के बारे में जाना, जिन्होंने ब्रह्मांड और प्रकृति की हमारी समझ को बदल दिया। बेकन ने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया। फिर हमने देखा कि कैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विभिन्न वैज्ञानिक विषय विकसित हुए और वैज्ञानिक पेशे के रूप में उभरा। वैज्ञानिक सोसाइटियों ने ज्ञान के प्रसार में मदद की। और अंत में हमने समाज पर विज्ञान के गहरे प्रभावों की चर्चा की। बौद्धिक स्तर पर इसने ज्ञानोदय, तर्कसंगता और नई राजनीतिक सोच को जन्म दिया। और भौतिक स्तर पर इसने प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाया, लेकिन साथ ही इसके दोहरे उपयोग की चुनौती भी पेश की। विज्ञान सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बन गया है। बिल्कुल, ये एक अच्छा सारांश है पूरी यूनिट का। इसके बाद 18.6 में कुछ अभ्यास दिए गए हैं। हाँ, श्रोता चाहें तो उन अभ्यासों को देखकर अपनी समझ का स्व-मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ उन अभ्यासों को पढ़ नहीं रहे हैं, पर वो पुस्तक में उपलब्ध हैं। तो ये थी हमारी यूनिट 18, विज्ञान और इसके निहितार्थ पर विस्तृत चर्चा। अब अंत में कुछ मुख्य निष्कर्षों और प्रेरणा की बात कर लेते हैं। जरूर। तो कुछ की टेकअवेज क्या रहे? पहला, आधुनिक विज्ञान की जड़ें वैश्विक हैं, भले ही इसका तीव्र विकास यूरोप में हुआ। ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ पश्चिम की कहानी नहीं है। और दूसरा, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के क्रांतिकारी योगदान, जिन्होंने हमारी दुनिया देखने का नजरिया बदला, उनके नाम और काम याद रखना जरूरी है। तीसरा, विज्ञान ने कैसे ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट और तर्कसंगत सोच, रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया, जिसने आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक विचारों की नींव रखी। चौथा, आधुनिक जीवन पर विज्ञान का गहरा प्रभाव, सकारात्मक जैसे बेहतर स्वास्थ्य और तकनीक, और नकारात्मक जैसे विनाशकारी हथियार। ये दोहरी प्रकृति समझना जरूरी है। और पांचवा, वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का महत्व, अवलोकन, प्रयोग, परिकल्पना, सत्यापन। ये सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीवन में समस्याओं को सुलझाने का भी एक तरीका है। बिल्कुल। अब यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए कुछ प्रेरणा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, विज्ञान के इतिहास और इसके निहितार्थों को समझना यूपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने चर्चा में देखा। ये सिर्फ जीएस पेपर 3 के साइंस टेक या इकोनॉमी के लिए ही नहीं है। सही, नैतिकता के पेपर जीएस 4 में तर्कसंगत सोच, पूर्वाग्रहों से मुक्ति, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना, ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। और निबंध में तो एक व्यापक दृष्टिकोण, विभिन्न विषयों को जोड़ने की क्षमता चाहिए ही, और विज्ञान का इतिहास और दर्शन इसमें बहुत मदद करता है। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, यह आपको एक जागरूक नागरिक बनाता है। आधुनिक दुनिया कैसे काम करती है, नई तकनीकें क्या ला रही हैं, उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं, ये सब समझने में मदद मिलती है। और इससे एक महत्वपूर्ण और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित होता है, जो जीवन में भी काम आता है, और कल को जब आप प्रशासन में जाएंगे तब तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। बिल्कुल, ये टॉपिक्स थोड़े जटिल हो सकते हैं, कई नाम, तारीखें, अवधारणाएं हैं, इसलिए गहराई से समझने के लिए इस चर्चा को दोबारा जरूर सुनें, नोट्स बनाएं, चीजों को आपस में जोड़कर देखें। हाँ, और याद रखें, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बार बार दोहराने से ही चीजें दिमाग में बैठती हैं। तो अगर आपको विज्ञान के इस सफर पर हमारी ये विस्तृत चर्चा पसंद आई हो, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके कोई सवाल हो, कोई विचार हो, या आप किसी और टॉपिक पर चर्चा सुनना चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे।
अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण यूपीएससी विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद।